गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों हो जाएगा, किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे जगह है जिसमें कि डीएनए और केंद्रक दोनों होता है। पावर हाउस के रूप में इसको काम बताया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेलुलोज को शोषण करके ये ऊर्जा के एटीपी में फॉर्मेट करती है। डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशेषता में ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप में उपयुक्त बनाया जाता है डीएनए का? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें होगा द्विरज्जुक। इसका उत्तर हो जाएगा द्विरज्जुक। टू स्टैंडर्ड का पूरक हो जाएगा। इसका क्या है? इसका दो रज्जुक के पूरक। दो रज्जुक पूरक संपूर्णतः डीएनए की विशेषता में से एक है जो आनुवंशिक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्टोर करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण विशेषता निभाती है। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट होने वाली बीमारी जो है ये कवक से होने फफूंदी से होने वाली बीमारी है। ये फफूंदी से फैलती है। ये मुख्यतः पैरों में और अंगुलियों में हो जाती है, और वैसे व्यक्ति के पैरों में होती है जिसका पैर जो है ना जूता पहनने के कारण ज़्यादा पसीना चलता है, उसके पैरों में ज़्यादा होने की संभावना होती है। देखिए कथन एक है, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणुओं को किसी भी स्रोत में हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट कर एक साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा कह रहा है डीएनए के टुकड़ों को रिसेप्टर एंड्यूल्यूज तथा डीएनए लाइपेज का उपयोग कर तोड़ा जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये दोनों बातें सही है। दोनों की दोनों बातें ये जो कहा जा रहा है ये सही कहा जा रहा है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। परक्रमित कोशिका मृत्यु मतलब कि प्रोग्रामड सेल डेथ की कोशिका की आणविक नियंत्रण को कहते हैं। सेलुलर एंड मॉड्यूलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है? तो सेलुलर एंड मॉड्यूलर कंट्रोल को कहा जाता है एपाटापिस कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा एपाटापिस। चलिए देखते हैं एपाटापिस जो है कर्मादेशी कोशिका मृत्यु की एक प्रक्रिया है जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। यह एक नियंत्रण और विनिमय प्रक्रिया है जो सेलुलर हेमोसाइटिस के रखरखाव और क्षतिग्रस्त अवांछित कोशिकाओं को हटाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार है उद्योग सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? उद्योग में आता है कौन सा सूक्ष्मजीव है जो उद्योग के लिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ये तीनों का तीनों आएंगे, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। चलिए देख लेते हैं विस्तार से। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक उद्योग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस एसी जैसे बैक्टीरिया किण्वन प्रक्रिया द्वारा सिरका और शराब के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अधिकांश शैवाल का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि रूपरीना के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन जैसे विभिन्न दवाएं कवक पेनिसिलिन निमेटोड के निर्माण से होती है। टमाटर की बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? 1996 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो कैसे संभव है ये पूछा गया था। टमाटर की खेती के सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के उपयोग करके नहीं, पादपों को खनिज घोल छिड़काव करके नहीं, पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव करके। पुष्प पर हार्मोन के जो छिड़काव कर देंगे तो इसके वजह से क्या होगा, वो बीज रहित होता है। जैसे इसको बनाया जाता है बीज रहित बैगन बनाने के लिए, बीटी बैगन था ना। पुष्पों को हार्मोन छिड़काकर बीज रहित टमाटर फल का उत्पादन संभव है। ठीक है। आप देखे होंगे कि चाइना में आम जो होता है बीज रहित होता है, बिना गुठली को होता है। तो कैसे हार्मोन का छिड़काव करके बीज रहित बनाया जा रहा है उसको। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले हार्मोन साइटोकिनिन और जिबरेलिन हैं। इन हार्मोन को रासायनिक पतलापन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से फूलों पर लागू किया जाता है और फूलों के अंडाणुओं को गर्भपात का कारण बना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज रहित फल होता है। हालांकि वाणिज्य टमाटर उत्पादन में इस विधि का उपयोग व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लगभग प्रभाव नहीं होता है, इसका प्रभाव नहीं होता है और उत्पादन बीज रहित टमाटर में बीज के समान स्वाद नहीं आता है, बनावट और पोषण मूल्य नहीं हो पाता है। बीज रहित टमाटर का उत्पादन करने का एक अन्य तरीका है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है, जहाँ बीज विकास और नियंत्रण करने वाले जीन को बंद कर दिया जाता है।
इस तरह से कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं ये कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रसारण के पराक्रम में विलायक सांद्रण घोल के तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा इनमें से सही है? और तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों में से कोई नहीं सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। चलिए देखते हैं कैसे गलत है। ऑस्मोसिस एक अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से एक कम केंद्रित साधना, पतला साधना जो कहते हैं, समाधान के उच्च केंद्रित समाधान के विलायक अणुओं की गति रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए झिल्ली के अधिक केंद्रीय पक्ष पर समाधान के लिए बाहरी दबाव बनाना पड़ता है। इस तकनीक का उपयोग पौधे के विलवनीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो जानना है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल और क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलायक के विलय के योग में से उसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलायक में जल का वाष्पन दाब शुद्ध जल के वाष्पन दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलायक की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा जल के अलग किया जाता है तो विलयन पर दाब देने के लिए प्रभाव रोक दिया जाता है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है या तो है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब किसी विलायक को एक अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन का दबाव देने के लिए जल का प्रवाहन को रोक दिया जाता है। उत्तर उसका सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए विस्तार से देखते हैं। व्यापक, जब किसी घोल को पानी के अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो घोल पर दबाव डालकर पानी को प्रवाह को रोका जाता है। यह कथन सही नहीं है। यही कथन सही नहीं, जो बोला था कौन सा सही नहीं था, यही कथन सही नहीं। जल संभाविक रूप से उच्च जल क्षमता वाले क्षेत्र से निम्न जल क्षमता वाले क्षेत्र में प्रवाहित होता है तथा प्रक्रिया के प्रसारण के रूप में जाना जाता है। यदि यह अर्धपरागमय झिल्ली के किसी विलायक के शुद्ध जल से अलग करती है तो शुद्ध जल की ओर से जल विलायन और प्रवाहित होता है तब तक कि दोनों के जल विभव बराबर ना हो जाए। ये तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि एक टोकरी से दूसरे टोकरी में पानी तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों पानी इसमें बराबर नहीं हो जाए, है ना। तो सेम इसी प्रक्रिया पर ये भी काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पारासूक्ष्म मानव निर्मित होने के सिवाय प्राकृतिक के अस्तित्व में नहीं है। कुछ धात्विक ऑक्साइड के पारासूक्ष्मक प्रसाधन सामग्री मानी कॉस्मेटिक सामग्री बनाने में निर्माण में काम आती है। कुछ वाणिज्य उत्पादकों के पारासूक्ष्म को पर्यावरण में आ जाते हैं, मनुष्यों के लिए असुरक्षित होते हैं ये। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों हैं, 2 और 3 दोनों हैं, 2 और 3 दोनों उत्तर सही हैं। चलिए देखते हैं विस्तार से। नैनो पार्टिकल्स, यही देखिए पारा जो अभी पढ़ रहे थे ना, पारा सूक्ष्मक, इसको नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है। नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित को छोड़कर प्राकृतिक में मौजूद नहीं होता है। यह गलत है। नैनो पार्टिकल प्राकृतिक में पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी की राख, रेगिस्तान की धूल, समुद्र परगे नैनो कण को नैनो हो सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ऑक्साइड और माइक्रोप्लास्टिक सही है इसका। इनका उपयोग यूवी फिल्टर, रंजक और भौतिक सनस्क्रीन के रूप में किया जाता है। वातावरण में प्रवेश करने वाले कुछ व्यावसायिक उत्पादकों में सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। यह सही है। यदि सूक्ष्मजीव को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाए तो संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए कथनों पर। जैव परत, बायोफिल्म। जैव परत देखिए इंग्लिश में बायोफिल्म कहा जाता है। मानव ऊतक के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बना सकती है। जैव परत मतलब कि बायोफिल्म खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दशा सकती है। तो देखिए इसमें कौन सा, इसका सभी के सभी उत्तर सही हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। चलिए विस्तार से देखते हैं।
बायोफिल्म मानव ऊतक के भीतर चिकित्सीय प्रत्यारोपण पर बना सकते हैं। बायोफिल्म किसी भी सतह पर बन सकती है जो पानी और पोषण तत्वों के संपर्क में आ जाती है, जिसमें कृत्रिम हृदय वाल्व, संयुक्त प्रतिस्थापन एवं दंत प्रत्यारोपण जैसे चिकित्सा प्रतिरोपण शामिल है। ये बायोफिल्म रोगियों को संक्रमण और अन्य जटिलताओं के कारण बन सकती है। बायोफिल्म भोजन और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बना सकते हैं। बायोफिल्म खाद्य प्रसंस्करण उदाहरण जैसे काटने वाला बोर्ड, कन्वेयर बेल्ट और भंडार टैंक पर बन सकते हैं और हानिकारक जीवाणुओं को बंद कर सकते हैं जो खाद्य जनित बीमारियों को कारण बन सकते हैं। बायोफिल्म एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखा सकते हैं। बायोफिल्म सूक्ष्मजीवों से बने होते हैं जो बाह्य कोशिका बहुलक कोशिका के एक मैट्रिक्स द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जो सूक्ष्मजीवों को एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध संपत्ति कुछ बायोफिल्म से जुड़े संक्रमणों को उपचार के लिए चुनौती दे सकती है। ठीक है। बोलागार्ड और बोलगार्ड क्या है? तो प्रौद्योगिकी का उल्लेख के संदर्भ में किया जाता है। बोलागार्ड और बोलगार्ड ये नया एक वर्ड था। फसली पौधों का कोलोन बनाने के लिए, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास करने के लिए, पादप वृद्धिकरण पादपों का उत्पादन करने के लिए, जैव उर्वरक को उत्पादन करने के लिए। तो देखिए, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादप के लिए इसको किया जाता है। विस्तार देखते हैं। बोलागार्ड या बुलगार्ड मुनसेट या अब बायर और स्वामित्व वाली है। इसका विकसित प्रौद्योगिकी जिसमें कपास के पौधों को बैक्टीरिया बैसिलस मतलब बीटी जो कहते थे ना, बैक्टीरिया बैसिलस के एक जीन सम्मिलित करना शामिल है। बीटी जीन पर एक विष पैदा करता है जो कुछ कीड़ों को मारता है, जैसे कि बोलवर्म जो कपास की फसलों का एक प्रमुख कीट है। बोलगार्ड तकनीक में एक बीटी जीन होता है जबकि बोलगार्ड तकनीक में 2 बीटी जीन होता है। ये बोलवर्म और के खिलाफ अधिक सुरक्षित होता है। इन तकनीक का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास फसलों में बीटी के प्रति कीटों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। समझे? बोलगार्ड या बोलवर्ड क्या है? ये जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके फसल के बीटी चेंज करना होता है। कार्बन नैनो से संदर्भित क्या है? 2020 में पूछा गया था इसमें, कार्बन नैनो से। इनमें इसको मानव शरीर के औषधि और प्रतिजीनों के वाहकों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिका के रूप में बनाया जा सकता है। इसका जैव रासायनिक संवेदकों के उपयोग के लिए किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इसका उत्तर सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी के सभी क्वेश्चन आंसर उसका उत्तर सही है। चलिए देखते हैं इसका विस्तार से। मानव शरीर में दवाओं का प्रतिजनों के संभावित वाहक के रूप में कार्बन नैनो ट्यूब पर शोध किया गया है, क्योंकि इसके विशिष्ट कोशिकाओं को लक्षित करने और उसके पेलोड को छोड़ने के लिए आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब को संभावित कृत्रिम रक्त कोशिका के रूप में खोजा जा सकता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन परिवहन और लाल रक्त कोशिका के कार्य के नकल करने की क्षमता होता है। जैव रासायनिक सेंसर के विकास में कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया गया है, क्योंकि वे रासायनिक परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और यौगिक की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाता है। यह प्रदर्शित किया गया है कि कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब को ऑक्सीडेविड एंजाइम द्वारा अवक्रमित किया जा सकता है। बैक्टीरिया और कवक सहित कई प्रकार के रोगाणुओं में कार्बन नैनो ट्यूब ग्राफीन इसके डेरिवेटिव के नीचे देखा गया है। मानव प्रजनन तकनीक के अभिनव प्रगति के संदर्भ में परकेंद्रन स्थापना मतलब कि प्रोन सेलर ट्रांसफर का क्या उपयोग है, किस के लिए किया जाता है? इसका उत्तर देखिए है इन विट्रो को अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणुकर्ता को उपयोग किया जाता है। शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को आनुवांशिक रूपांतरित किया जाता है। स्टेम आनुवांशिक का कार्यात्मक भ्रूण से विकास किया जाता है।
संतान में सूत्रकनिका वाले रोग को निरोध किया जाता है। देखिए, संतान में सूत्रकनिका वाले रोग को निरोध किया जाता है, इसका सही उत्तर है। सूत्रकनिका वाले रोग क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैसे रोग जो अपने पिता से पुत्र में जाता है माता के द्वारा, ठीक है, तो वाहक तो महिला होती है, तो वैसे रोग को कहा जाता है। जैसे कलर ब्लाइंड वगैरह, कलर ब्लाइंड हेमोफीलिया वगैरह जो लोग हैं, इसके लिए कहा जाता है। मानव प्रजनन तकनीक जो है के संदर्भ में प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इस तरह के वर्ड आप समझिएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है तो वर्ड इस तरह का देगा। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र का उपयोग मैटरनल स्प्लेंडर ट्रांसफ़र MST नामक तकनीक के लिए किया जाता है। यह आनुवांशिक संशोधन का एक रूप है जिसका उपयोग आनुवांशिक विकारों को आने वाली पीढ़ियों को पारित होने से रोकती है, आने वाली पीढ़ियों में जाने से रोकती है। दिमाग उतना नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। RNA अंतःक्षेप, RNA इंटरसेप्शन, RNAi प्रौद्योगिकी में पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। ये क्या है? RNA अंतःक्षेप, RNA इंटरसेप्शन। यह जीन अभिव्यक्ति जीन साइक्लोन रोगों उपचारकों के विकास के प्रयुक्त होता है। इसमें कैंसर की चिकित्सा में रोगों उपचार विकसित करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसमें हार्मोन प्रतिस्था रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे ऐसे फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधक होता है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? 1, 2 या 2, 3 या 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 4, कौन इसमें सही है? तो इसके बारे में हम लोग देख लें। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 4, मतलब कि 3 गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि विस्तार से समझते हैं। RNA अंतःपा या RNA इंटरसेप्ट या RNAi, देखिए RNA देखिएगा, RNAi देखिएगा, ये जो है प्रौद्योगिकी संभावित रूप से अर्जित और बाह्य रोगों के कारणों के न्यूक्लियर एसिड के माध्यम से सुरक्षित रखने तथा जीन अभिव्यक्ति को संशोधन करने के लिए विकसित हुआ है। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा फसलों में संक्रमण से लेकर मानव स्वास्थ्य के सुधार के लिए हार्मोन के प्रतिस्थापन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइंस एंड बायो एंड टेक का क्वेश्चन को आप देख लिए हैं। चैप्टर 2 है आज। इस तरह से क्वेश्चन को और सुनने और देखने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको डेली इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।